नो वन इज रॉन्ग, हाउ इट इज पॉसिबल? भाई मैथ्स का प्रिंसिपल है 1 + 1 = 2, तो 2 ही होगा। अगर मैं 3 कहूंगा तो इज इट राइट और रॉन्ग? यस, if I am saying 1 + 1 = 3, is it right or wrong? Right or wrong? इसका मतलब थोड़ी कि मैं यहाँ खड़ा हूं तो कुछ भी गलत आपको बताऊं और आप उसे डाइजेस्ट कर लो, है ना? So honorable Dean UIM unit Professor Pardeep Suri ji, the coordinator of this program Dr. Neha Rastogi, and sorry I forget the HOD of Uttaranchal Institute of Management, Dr. Megha Agarwal, my dear colleagues, faculty members and students. First of all, मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं कि आप यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हैं और आज एक ऐसे विषय के ऊपर हम लोग बात करेंगे जिसे हम लोग सभी सर ने काफी बढ़िया इंसाइट आपको दिया। इनफैक्ट मेरा आधा काम तो सर ने कर दिया, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट आइडियाज में आपके साथ शेयर करने वाला तो सर ने अपने एक्सपीरियंसेस के साथ शेयर किया, जबकि मुझे उसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं। सर ने अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर किया, थैंक यू वेरी मच सर। और वाकई यू आर ब्लेस्ड विद द प्रेजेंस ऑफ सच अ डिस्टिंग्विश्ड फैकल्टी विद यू, जो आपके करियर को शार्पन कर रहे हैं और आपको स्केल अप कर रहे हैं, नेक्स्ट लेवल की तरफ आपको लेकर के जा रहे हैं। अब बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द रूरल एंटरप्रेन्योरशिप, तो रूरल एंटरप्रेन्योरशिप की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो इसको हम लोग हिंदी में रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यस और नो? तो हम लोग जो बात कर रहे थे गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून, तो क्या है, वी बोथ वर राइट। क्यों? क्योंकि आप लोग अपने रिस्ट वॉच के अकॉर्डिंग बता रहे हो गुड आफ्टरनून और मैं आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ गुड मॉर्निंग। अब हम लोग बायोलॉजिकल क्लॉक की बात करते हैं, तो अगर हम लोग गुड मॉर्निंग बोलते हैं तो क्या होता है, हमारा ब्रेन उसी के अकॉर्डिंग काम करने लगता है, उसी के अकॉर्डिंग वो ऑर्डर करता है। और जैसे आप लोग सुबह तैयार होकर के कॉलेज जाते हो, शाम तक जाते जाते अगर आप गुड मॉर्निंग फेज में रहो तो आपको कभी थकान महसूस नहीं होगी। लेकिन हम लोग गुड आफ्टरनून के फेज में आते हैं, फिर गुड इवनिंग के फेज में जाते हैं और जाते जाते घर जाते जाते इतनी थकान हो जाती है कि हम कुछ भी सोच नहीं पाते। तो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि भाई आपके जो बायोलॉजिकल क्लॉक है उसको आपको सेट करना है और हमेशा किस फेज में रहना है, गुड मॉर्निंग की फेज में रहना है। अब नाउ अगर हम लोग बात कर रहे हैं रूरल एंटरप्रेन्योरशिप की, तो क्या मैं जान सकता हूँ कि आपके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, व्हाई यू आर हियर एंड व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दिस सेमिनार, कि नेक्स्ट 1 आवर में आपकी लाइफ में क्या चेंज होने वाला है? यस, एनीबॉडी ऑफ यू कैन शेयर योर थॉट्स कि आपकी नेक्स्ट 1 आवर में क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और व्हाई यू आर हियर। हाँ बताओ, कोई भी, एनीबॉडी, एनीवन कैन स्टैंड अप। आप लोग सब इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर हैं, so what you are expecting from me, from this seminar? Anybody of you could speak up? बिजनेस कैसे करेंगे? गुड, वेरी गुड। आपके पास आइडिया क्या? व्हाट्स योर नेम? संचित। संचित के पास आइडिया, वो चाहते हैं कि भाई हम लोग बताएं कि हम लोग कैसे उसको फ्लोरिश कर सकते हैं, कैसे आगे लेकर के जा सकते हैं। गुड, वेरी गुड। और
Anybody else? Okay, so I just want to narrate one story here. Enjoy करोगे स्टोरी को? एक बार एक राजा था। अब उस राजा की एक कन्या थी, राजकुमारी थी, बड़ी हो गई, उसकी शादी करनी थी। अब शादी करनी है तो कैसे क्या होती थे पुराने उसमें? स्वयंवर होता था। हाँ, और स्वयंवर में क्या होगा? कोई ऐसी कंडीशन रखी जाती है जिसे हर कोई क्वालिफाई ना कर पाए, क्योंकि अदरवाइज तो सारे सब लोग तय हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं, लेकिन कोई ऐसी कंडीशन जिसे कोई एक यूनिक पर्सन ही क्रॉस कर पाए, क्वालिफाई कर पाए। तो अब राजा उस कंडीशन को ढूंढ रहे थे। वो एक दिन सुबह मॉर्निंग वॉक पर किले की दीवार के चारों तरफ घूम रहे थे, तो उन्हें नीचे खाई दिखाई दी। किले के चारों तरफ उसको सेफ्टी के लिए चारों तरफ खाई बनाई जाती थी। उस खाई के अंदर क्या रहता था? मगरमच्छ छोड़े जाते, जिससे कोई भी किले की दीवार तक ना पहुंच पाए। तो उन्होंने कहा कि भाई कंडीशन ये रखते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो भी इस खाई को क्रॉस करके इधर तक आ जाएगा, उसके साथ राजकुमारी का विवाह हो जाएगा। अब उसके लिए डेट टाइम फिक्स हो गया। जैसे इस सेमिनार का डेट टाइम फिक्स हुआ है, मुनादी करा दी गई। मुनादी कराने के बाद जो टाइम तय हुआ था उसमें सब लोग इकट्ठा हो गए। सुबह से शाम हो गई। शाम होने के बाद क्या हुआ कि देखा कोई भी कूदने को तैयार नहीं था। तो राजा को क्या हुआ होगा? अच्छा लगा? निराशा हुआ? निराशा हुई, क्योंकि उसे लगा कि उसके राज्य में कोई भी ऐसा वीर आदमी नहीं है, कम से कम छलांगी लगा था। तो तभी कहीं एक छपाक की आवाज आती है, दिखाई देता है कि भाई कहीं कोई व्यक्ति जो है वो कूद गया है और वो हाथ पैर मार रहा है। धीरे धीरे हाथ पैर मारते मारते जो है वो किनारे लग गया। उसको ऊपर खींचा गया। ऊपर खींच करके सब लोग उसकी तरफ भागे, मालाएं लेकर के, ढोल नगाड़े लेकर के उसकी तरफ बढ़े। तो जब लोग उसके गले में माला डालने लगे, उससे पहले उसने कहा कि ये सब तो बाद में करना, पहले ये बताओ कि मुझे धक्का किसने दिया था। क्रक्स ऑफ द स्टोरी कि भाई हम लोग यहाँ पर, आप लोग आ गए हैं, जैसे आपको डीन सर ने धक्का दिया है, जैसे मैडम ने धक्का दिया है, सिंस वी आर हियर, तो हम लोग अगले 1 आवर को लाइवली एंजॉय करें और उसमें पार्टिसिपेट करें। और दैट आई इंश्योर यू कि अगर आप लोग उसको एंजॉय करेंगे तो डेफिनेटली आप नेक्स्ट 1 आवर राजकुमारी मीन्स विजय श्री को जरूर प्राप्त करेंगे। तो जो भी बालक कह रहा था कि भाई मुझे कुछ रास्ते ढूंढने हैं, वो रास्ते क्या क्या हो सकते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अब रास्ते जानने से पहले हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप, सर ने इतने बढ़िया एग्जांपल आपको दिए, तो आप में से कितने लोग अपना वेंचर स्टार्ट करना चाहते हैं? हम लोग रूरल एंटरप्रेन्योरशिप में सबसे पहले एंटरप्रेन्योरशिप की बात करेंगे, उसके बाद रूरल सेक्टर में जाएंगे। यस, कितने लोग करना चाहते हैं ऐसे? देखिए, जो लोग हाफ हार्टेड हैं वो यहीं तक रहेंगे, जो लोग जो बिल्कुल करना चाहते हैं वो कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। तो एक ही है पर तो जो कॉन्फिडेंट है, बाकी सब हाँ, बाकी सब करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते? नहीं। हाँ, हमारे गोल क्या है, क्या करना चाहते हैं हम लोग? जो लोग एंटरप्रेन्योरशिप नहीं करना चाहते वो क्या करना चाहते हैं, और करना ही क्यों है? ये सोचा कभी करना ही क्यों है? क्या मजबूरी है कि कुछ हम कुछ करें? Well, sorry to interrupt you, sir. But जैसा सर ने बोला अभी, उसी से मुझे याद आया कि आज से कुछ साल पहले जब मैं एक
without this. आज से, can you hear me like this? आज से कुछ साल पहले एक इंडक्शन सेरेमनी में था, जब कुछ नए बच्चे सामने आए, मैंने उनसे पूछा, डोंट माइंड इट, कि आपका ऑब्जेक्टिव इस कोर्स में एंट्री करने का क्या है? तो लिटरली एक रिप्लाई मुझे ये भी मिला, सब मैनेज करनी है, उसके लिए मैट्रिमोनियल वैल्यू हमारी बढ़ा। सो ये भी रीजन होते हैं, तो मैं सर को यही बता रहा था, सर ये अतिशयोक्ति नहीं है। वेरी गुड, यही होता है, क्योंकि हमारे सामने हमारे ऑब्जेक्टिव क्लियर होने चाहिए। तो अगर हम लोग कुछ करना ही चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं? कभी आपने इस बारे में विचार किया, क्यों करना चाहते हैं? बताओ। अभी सर ने कहा कि सबसे बड़ी चीज तो ये कि अगर घर बसाना है तो सबसे पहले तो कुछ काम करना दिखाना पड़ेगा ना, कि वो सबसे पहले क्या पूछा जाता है, भाई लड़का करता क्या है। तो ये भी एक कारण है, लेकिन वाकई कभी जब भी आप कोई काम करें तो सबसे पहले ये अपने इस वाई को जरूर क्लियर करें कि मैं ये काम क्यों करना चाहता हूं। और जब आप इस वाई का आंसर मिल जाएगा, फिर आपको कोई चीज रोक ही नहीं सकती। अगर आप अभी पूछ रहे थे कि आपके पास आइडिया है, देन हाउ टू इम्प्लीमेंट दिस आइडिया। अब आप वो आइडिया क्यों करना चाहते हैं, क्यों एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, वंस यू फाइंड आउट दिस आंसर कि भाई मैं क्यों कर रहा हूँ, ये क्यों करना चाहता हूँ, इससे क्या चेंज होगा, तो उसके बाद आपको अपने आप ही रास्ते मिल जाएंगे भाई कैसे इसको एग्जीक्यूट किया जाए। क्योंकि यहाँ पर एक अनदर स्टोरी आई जस्ट वांट टू शेयर कि भाई एक बार एक आलसी व्यक्ति सो रहा था कहीं, तो उसके पास एक मेरे जैसा व्यक्ति चला गया। उसने कहा भाई उठ के कुछ काम कर लो। उसने कहा भाई बताओ काम करके होगा क्या? उसने कहा कुछ पैसे कमाओगे। उसने कहा पैसे कमा के क्या होगा, कि तुम्हारा परिवार बढ़ेगा, शादी करोगे, एंजॉय करोगे। उसके बाद क्या होगा कि भाई और ज्यादा बिजनेस स्प्रेड करना। अभी केवल देहरादून से काम कर रहे हो, फिर आप दिल्ली में भी काम करना, बेंगलोर में भी काम करना। उसने कहा उससे क्या होगा भाई, तुम्हारे पास गाड़ी आ जाएगी, एसी होगा, लग्जरियस लाइफ हो जाएगी। उसने कहा फिर लग्जरी लेकर के भी क्या होगा? उसने कहा फिर आराम करना। उसने कहा अभी मैं क्या कर रहा हूँ? क्यों? वो भी सही था भाई, मैं क्या कर रहा हूँ, अभी आराम ही कर रहा हूँ। इतना सब मेहनत करके भी आराम ही करना है, तो वो तो मैं ऑलरेडी कर ही रहा हूँ। So what is the biggest question in front of us? काम क्यों करना है? हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? वो एम आई, तो हम लोग थोड़ा अध्यात्म की तरफ बढ़ते हैं कि मैं कौन हूं और मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। किसी को पता है? पता है किसी को? किसी ने सोचा? क्या सोचा है बताओ। क्या सोचा है? जनरली क्या होता है, अगर हम लोग ऐसी बस में ट्रेवल कर रहे हैं जिसका कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ऐसी बस में आप बैठना चाहते हो? तो आप तो वैसी बस में बैठे हो ऑलरेडी। बताओ फिर क्या डेस्टिनेशन है, कहाँ जाना चाहते हो? वेरी गुड। देखो, टू गेट अ गुड जॉब इन रेपुटेड कंपनी। अब देखो एक आंसर आया कि भाई उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू गेट अ गुड जॉब। अब गुड जॉब की डेफिनेशन क्या होगी? हाँ, गुड पैकेजेस। और गुड पैकेजेस की क्या है? अब ये सब क्या है, सब रिलेटिव मेजर्स है।
अब एक के लिए गुड जॉब 80 लाख का पैकेज भी गुड जॉब नहीं है, और एक के लिए 8 लाख का पैकेज भी गुड जॉब है। हाँ, अब सेटिस्फाइड तो कोई, वो जो आराम कर रहा था वो भी सेटिस्फाइड है ना। ये जो लोग सीरियस हैं उसको सीरियस क्वेश्चन की तरह से लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसको सोचें कि जो मैं बात कर रहा हूँ वो अगर आपके दिल तक उतरती है तो वो आपके लाइफ में कुछ चेंज लेकर के आ सकती है, ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आ सकती है। तो गुड जॉब, अगर मान लो हम लोग कुछ बात कर रहे हैं, अगर अर्जुन को मछली की आंख दिखाई ना दे, खाली मछली दिखाई दे, तो आंख पे निशाना साध सकते हैं कि हम लोग? तो आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा। गुड जॉब मीन्स कितना पैकेज हो, कहाँ हो, कैसे हो। और हमारे लिए गुड जॉब के पैरामीटर क्या है कि अगर हमें एक एसी कमरा मिल जाए और एक चौपर ड्रिवन गाड़ी मिल जाए जो सुबह शाम हमारे गेट के आगे खड़ी रहे, और 4 लोगों के ऊपर हम रो मार सके, भाई मेरे मालिक तो मेरे लिए गाड़ी खरीद रहे। Isn't it? यही है ना। कभी सोचा है जो लोग एसी के अंदर बैठे हैं उनके दिमाग में कितना टेम्परेचर है? और जिस सीट में बैठे हैं सुबह से शाम तक ये पता नहीं होता कि वो सीट उनको मिले, बचेगी कि नहीं बचेगी। उस सीट के अंदर कितने कांटे हैं वो उसी को पता है कि जो उसके ऊपर बैठा है। तो उसके लिए आपको अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। और जॉब का मीनिंग आपको पता है जॉब क्या है? उससे पहले हम लोग ये बात करते चलो एंटरप्रेन्योरशिप, अभी केवल एक ही हाथ उठा, 2 हाथ उठे कि भाई हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं। अभी सर ने भी कहा एंटरप्रेन्योरशिप मीन्स डूइंग योर बिजनेस, कि आप कुछ अपना बिजनेस से अर्न करें और अपने साथ साथ 4 लोगों को और रोजगार दें, और वो 4 लोग जो हैं आपको आपको ओबे करें, है ना। तो हम लोग जॉब सीकर की जगह जॉब प्रोवाइडर बने, तो वो एंटरप्रेन्योरशिप है। अब आजकल ये बजवर्ड बना हुआ है एंटरप्रेन्योरशिप, क्यों? क्योंकि सरकार को भी पता है कि वो सबको रोजगार नहीं दे सकती, सोल्यूशन केवल एक ही है, एंटरप्रेन्योरशिप, अपना लोग रोजगार करें। लेकिन हम लोग अपना काम क्यों नहीं करना चाहते हैं, जॉब क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि वो इजी है, आसान है ना। जॉब करना आसान है क्योंकि हमें कुछ स्टेब्लिश नहीं करना है, कुछ खड़ा नहीं करना है, जाकर के सीधा ऑफिस में बैठना है और शाम को हाथ झाड़ करके घर आ जाना है कि भाई अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हम घर चले। यही होता है ना। तो यही जॉब है, इसीलिए हम लोग इसको आसान रास्ते को चुन रहे हैं। अगर आप लोग आसान रास्ता चुनेंगे तो क्या होगा, जो आपकी डेली लाइफ है वो फुल ऑफ हर्डल्स होगी। अभी भी अगर आप देखेंगे कोई बच्चा अगर किसी को अप्रोच करके पास हुआ है या कोई चीटिंग करके पास हुआ है, कभी वो कॉन्फिडेंटली आंसर कर पाता है? वो उसके अंदर कॉन्फिडेंस आता ही नहीं है। उसी तरह से अगर आप कोई शॉर्टकट मेथड लेकर के आगे बढ़ते हैं तो कभी आप कॉन्फिडेंट नहीं हो पाएंगे। और हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप क्यों करना नहीं चाहते? क्योंकि वहां पर हमें फियर ऑफ लॉस रहता है, और फियर ऑफ लॉस क्या है कि जो हमारे पास है कहीं हम लोग वो खो ना जाए। तो उससे पहले हम लोग यही समझ लें कि हमारे पास क्या है, व्हाट वी आर हैविंग। तो कोई बताएगा आपके क्या क्या एसेट्स हैं? क्या एसेट्स हैं आपके पास? हाँ, फ्लैट है, मर्सिडीज गाड़ी है किसी के पास, आईफोन तो मैं देख रहा था अभी है। हाँ, क्या एसेट्स हैं? एजुकेशन है, गुड। और नॉलेज है, गुड। और स्किल्स हैं, गुड। और हाँ,
और क्या है? नॉलेज हो गया, और बताइए। यस, बताते रहिए, चुप इसमें चुप बैठना नहीं है, एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए। क्योंकि अगर दोनों नोट नहीं मिलेंगे तो क्या होगा, रिजल्ट आउटकम नहीं होगा। यस, बताइए। क्या कहा? अच्छा, किताब में से कितने लोग करोड़पति हैं? ऐसे नहीं बता सकते, चलो हाथ ही खड़ा करते हैं, वोटिंग करा लेते हैं। ये आगे से कार्ड हटा दे तो वो है। हाँ, आवाज नहीं आ रही है तुम लोगों की आपस में। यस, कितने लोग हैं करोड़पति? कोई भी नहीं है? वेरी सैड। हाँ, ये तो बहुत दुख की बात है भाई। अच्छा, अगर कुछ अगले कुछ मिनटों में आप करोड़पति हो जाओ तो कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, यस और नो? मुझे क्या दोगे? हाँ, पार्टी दोगे? करोड़पति होने में पार्टी मिलेगी खाली? हाँ, आधा दे दोगे? आधे से ज्यादा दोगे? कौन है, जरा हाथ खड़ा करें प्लीज। हाँ, 10% बहुत है। ठीक है। चलो, अब आप लोग जो लोग करोड़पति बनना चाहते हैं, जस्ट रेज योर हैंड। जो लोग करोड़पति बनना चाहते हैं वो अपना हाथ खड़ा करें। अब वही बात आ जाती है कि why you want to become billionaire? क्यों बनना चाहते हो आप करोड़पति? हाँ, ओके। तो जो लोग करोड़पति बनना चाहते हैं जरा वो आगे आ जाए, एक दो जो लोग करना चाहते हैं। जो लोग करोड़पति बनना चाहते हैं, अभी हम लोग आपकी किडनी का ऑप्शन करते हैं, बताओ कितने में सेल करोगे? किडनी का ऑप्शन करते हैं, कितने में सेल करने के लिए तैयार हो, बताओ। हाँ, अपने जो भी थॉट्स है सामने शेयर करो। हाँ, क्या कभी आपने सोचा है कि जो सबसे बड़ी एसेट आपके पास क्या है? आपका ये शरीर है। अगर ये शरीर है तो आप है, अदरवाइज कुछ है? कुछ भी नहीं। यू नो द कॉस्ट ऑफ दिस बॉडी? कितने का है ये? हाँ, वैसे तो प्राइसलेस है। बिल्कुल, आप इसे प्राइसलेस ही मानते हो? आप इसे प्राइसलेस ही मानते हो, है ना? लेकिन क्या कॉस्ट है इसकी? 242 करोड़ रुपीस। 242 करोड़ रुपए का शरीर है आपका ये, और डे वन से आप इसके मालिक होते हो। डे वन से गॉड जो है वो आपको करोड़पति बना करके भेजता है, और वो अनबायस्ड है। किसी को ऐसा तो नहीं, किसी को एक आंख दियो, किसी को 3 दियो, किसी को 5 दियो। सबके पास 2 ही है।
पूरा बैलेंस बॉडी आपके पास है। और कैन यू इमेजिन, अभी आप, मैं केवल किडनी का एक एग्जांपल दे रहा जस्ट टू गिव यू इंसाइट। एक हम लोग लीनियर मोशन का रोबोट बनाते हैं जो केवल पिक एंड ड्रॉप का फंक्शन करता है, उसको बनाने के ऊपर 5 से 7 लाख रुपए का कॉस्ट होती है। और ये आपका जो हैंड है, ये आपका सर्कुलर मोशन भी करता है, लीनियर मोशन भी करता है। और आज तक इसका डिजाइन, क्योंकि इसको बनाने के लिए इतनी मोटर लगानी पड़ती है कि इसको कोई इंजीनियर डिजाइन नहीं कर पाए। और ये माना जा रहा है कि अगर केवल हाथ का ये एल्बो सर्कुलर रोटरी मोशन अगर हम एक मशीन के अंदर देंगे, एक रोबोट बनाएंगे, उसको बनाने के लिए लगभग 80 से 90 लाख रुपए की कॉस्ट आएगी। हम लोग कंप्यूटर को एआई करने की तरफ बढ़ रहे हैं। हम लोग अपना आराम कर रहे हैं कि भाई एलेक्सा जस्ट कॉल समवन, और उसके बाद हम लोग आराम से बात करते हैं। कभी हमने सोचा कि जो हमारा ओरिजिनल एआई है उसका कितना % हमने यूज किया है? अपनी इंटेलिजेंस का आपने कितना % यूज किया है? कभी सोचा आपने? अगर वो भी कर लो तो आप वैसे ही बिलियनर बन जाओगे। आइंस्टीन ने केवल अपनी एआई का, अपनी इंटेलिजेंस का 10% कहते हैं यूटिलाइज किया। स्टीफन हॉकिंग के बारे में आपने सुना हो, उन्होंने 6% यूटिलाइज किया। तो सबसे बड़ी कॉस्ट जो है वो आपका शरीर है, और इसी से ही आपको सब कुछ प्राप्त करना है। तो आप सब लोग करोड़पति हो गए या नहीं हो गए? तो अपने लिए ताली नहीं बजाओगे? और अपने लिए इतनी ताली बजाओगे? अरे करोड़पति बनने पर तो इतनी खुशी होती है कि मैं पूरे मोहल्ले को पार्टी करूं, और आप इतनी तालियों में खुश हो। अपनी थोड़ा एक्सपेक्टेशन बढ़ाओ। तो कैसे स्वागत करोगे अपना? जस्ट वंस अगेन, थैंक यू। और कई बार ये ज्यादा तालियां बजती हैं तो बाहर जाने का इशारा भी होती है। अब आप मुझे बाहर जाना, बाहर भेजना चाहते हो तो दोबारा ताली बजा दो, सुनना चाहते हो तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू। तो जो हम लोग बात कर रहे हैं दूसरी एसेट की, एक एसेट तो आप करोड़पति हो गए, अब दूसरी एसेट आपको क्या है? नॉलेज, गुड, और स्किल्स, गुड, एक्सपीरियंस। आज हम यही करेंगे, आज हम अपने बारे में ही जानेंगे, क्योंकि हम लोग बाहर के वर्ल्ड के बारे में तो बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन अपने बारे में बहुत कम जानते हैं। यस, और बताओ। वेरी गुड। किसने बताया? टाइम। गुड। क्या नाम है आपका? रोहन कुमार। जरा रोहन के लिए एक बार जोरदार ताली दो। उसका कभी आपने टाइम, क्योंकि ये जो पैसा है जो आपने 242 करोड़ आपको बैंक में रख करके भगवान ने भेजे हैं, इसको आप इन्वेस्ट कर दो किसके थ्रू? क्या मीडियम है? टाइम। सुनते हो आप बचपन से, टाइम इज मनी। कई बार ऐसे भी लिखा होगा टाइम इज मनी। क्या मतलब हुआ? क्या लिखा हो उस ऐसे में? समय का सदुपयोग, डिसिप्लिन, सब लिखा होगा। क्या लिखा था उसमें? क्या मतलब होता है टाइम इज मनी? सभी के पास कितना टाइम है? 24 आवर्स है। वही 24 आवर्स आपके पास है, वही 24 आवर डीन सर के पास है, वही 24 आवर्स मेरे पास है। यस और नो?
ऐसा तो नहीं कि आपका दिन 25 घंटे का हो तो मेरा 30 घंटे का हो तो। ओके, अब आपने टाइम इज मनी की बात करी, तो टाइम इज मनी का मतलब क्या हुआ? अभी आप गुड जॉब की बात कर रहे थे, जॉब क्या है? जो भी आप स्किल्स, अभी आपने टाइम को इन्वेस्ट कर रहे हो, यहाँ पर एक आप डिग्री ले रहे हो, उसके बाद एक अपना आप सीवी तैयार करोगे, सीवी तैयार करके आप जॉब के लिए जाओगे। जो आपकी डिग्री है, जो आपका सीवी है, वो एक एंट्री पास है उस ऑर्गेनाइजेशन में एंटर करने के लिए। उसके बाद आप क्या करते हो? अपने और अपने एम्प्लॉयर के बीच में एक एग्रीमेंट करते हो। वो एग्रीमेंट क्या है? आई एम सेलिंग माई 8 आवर्स टू यू, और उस 8 आवर्स के अगेंस्ट में आप मुझे क्या पे करोगे? मनी तो देगा ही ना वो, लेकिन आप अपने 8 घंटे, अपने 24 घंटों में से 8 घंटे उसको सेल कर दो। यस और नो? उस 8 घंटे में आप बाहर जा सकते हो? परमिशन लेनी पड़ेगी ना। परमिशन कब कौन लेता है? कौन लेता है? नौकर, गुलाम लेता है ना, स्लेव। तो जब आप जॉब करते हो तो आप क्या करते हो अपने आप को? यू एक्सेप्ट द स्लेवरी। हम लोग आजाद होने की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? अपने आप अपना सीवी लेकर के जाते हैं, बताते हैं कि भाई हम आपके गुलाम बनने के लिए तैयार हैं। तो हमने आजादी की लड़ाई क्यों लड़ी? कभी सोचा इस बात को आपने? तो आजाद कब हो गए? जब आप अपना आइडिया, अपना थॉट, अपना कुछ वेंचर आप स्टार्ट करेंगे। और उस वेंचर का क्या बेनिफिट होगा कि अगर आप 2-3 साल 4 साल, अभी सर ने इतना बढ़िया एग्जांपल दिया उस लड़के का कि उसने अपना कुछ भी सोचा, वट एवर इट इज, वट एवर थॉट्स यू आर हैविंग, जस्ट इम्प्लीमेंट इट। और जिसे आप इम्प्लीमेंट करते हो तो 2-3 साल स्ट्रगल आपको मिलेगी। उस स्ट्रगल के बाद आप एक लेगेसी अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए छोड़ करके जाते हो। आप सोचो जमशेदजी टाटा के बारे में और धीरूभाई अंबानी के बारे में, उन्होंने क्या किया? उन्होंने शुरू के 3-4 साल स्ट्रगल करी, उसके बाद वो एक लेगेसी अपनी नेक्स्ट जनरेशन को किसमें? सोने के पालने में छोड़ के गए। अगर आप जॉब करते हो तो जॉब में क्या है कि आप रिटायर हो गए, रिटायर होने के बाद आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन है अगेन वो स्ट्रगल की तरफ बढ़ेगी। तो डेवलप दैट लेगेसी, और उसके लिए क्या है जरूरी? क्या है? आपको एंटरप्रेन्योरशिप, अपना बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा, अपना काम शुरू करना पड़ेगा। और फैमिलीज किसके नाम से जानी जाती हैं? अपने बिजनेस की वजह से जानी जाती है। आज आप कहते हो अंबानी ग्रुप, कहते हो ना अडानी ग्रुप, जानते हैं ये सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं। कभी कोई एम्प्लॉय जाना गया अपने काम की वजह से? उसको जो एम्प्लॉयर रिकॉग्निशन देता है उसी वजह से देता है जिसका उसमें इंटरेस्ट होता है। जब तक आप उनके लिए यूजफुल हैं वो आपको यूज करेंगे, और जिस दिन आपके अंदर से रस खत्म, आप भी खत्म। उसके बाद आप नेक्स्ट स्क्रैच से शुरू करो। So that is a true picture of your coming life. तो अब ऑप्शन आपके सामने, आपको क्या ढूंढना है, क्या चुनना है? शुरू के 3-4 साल की स्ट्रगल आपको ढूंढनी है या फिर लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल ढूंढनी है? क्या ढूंढना चाहोगे? इतना सीरियस मैटर नहीं है। यस, एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहोगे या जॉब करना चाहोगे? एंटरप्रेन्योरशिप, गुड, थैंक यू। उसके बाद अब बात आती है यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब आपको समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, एंड व्हाई टू डू एंटरप्रेन्योरशिप।
अब बात हम लोग करते हैं रूरल एंटरप्रेन्योरशिप। अब आप में से कितने लोग गांव के अंदर, गांव से बिलोंग करते हैं? वेरी गुड। अब गांव में क्या है, क्या समस्याएं हैं, बताओगे क्या समस्याएं हैं? वेरी गुड। मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, गुड। और एजुकेशन नहीं है, गुड। और हाँ, अवेयरनेस नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, उन लोगों को मैनर्स नहीं है, सिखाने में बड़ा समय लगता है, क्यों? और लैक ऑफ नॉलेज है। हाँ, क्या है? मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है, वेरी गुड। और हाँ, लैक ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी है, गुड। अभी एम्प्लॉयबिलिटी की तो बात ही खत्म होगी ना। लेकिन वो लोग स्वतंत्र हैं, वो लोग क्या करते हैं, अपना बिजनेस करते हैं, एंटरप्रेन्योर है। चलो, ये मतलब एक बेसलाइन सर्वे आपने कर रखा है, आपको पता है कि भाई गांव के अंदर ये सारी समस्याएं, तो ये समस्याएं या अपॉर्चुनिटीज है? वेरी गुड। तो अगर आप समस्या को समस्या की तरह से देखोगे, उस एंगल से देखोगे, तो आप हमेशा परेशान रहोगे और कभी गांव में जाओगे नहीं। आपको उनको अवसर की तरह से देखना है, अपॉर्चुनिटी की तरह से देखना है। और भारत के बारे में कहा जाता है, असली भारत गांव के अंदर बसता है। क्यों? क्योंकि वहां का हर व्यक्ति इंडिपेंडेंट है, वो व्यक्ति जॉब नहीं करता। जॉब कौन करते हैं? जो अर्बन कल्चर के अंदर आगे वो लोग जॉब करते हैं। वहां जॉब का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वहां अगर आपके खेत में कोई मजदूर भी काम करेगा, तो वो भी आपसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जी मैं इतने घंटे काम करूंगा या इसका ठेका मुझे दे दो। अगर आप उसे कहोगे मैं आपको दिहाड़ी पे रखूंगा या सैलरी पे रखूंगा, वो नहीं जी मैं तो ठेकेदार हूँ, ठेका ही लूंगा। क्योंकि वो आपके गुलाम बनना नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि भाई मैं अपना काम करूं और घर जाऊं, ताकि आप भी घड़ी ना देखो, मैं भी घड़ी ना देखूं। Isn't it? तो अब गांव के अंदर जब इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, तो जब इन्वेंशन कहाँ होता है? इन्वेंशन की सही लेबोरेटरी कहाँ होगी? जहां पर नीड होगी, जहां समस्याएं होंगी, वहीं तो इन्वेंशन होगा ना। आपको कोई से भी इन्वेंशन आप उठा करके देख लो, जो भी इन्वेंशन हुई है, जब उसकी जरूरत महसूस हुई तभी वो इन्वेंशन सामने आई। अगर आप सेफ्टी पिन आप सब लोग यूज करते हैं, तो जिसने उसको खोजा था वो उसकी वाइफ का कपड़ा जो था वो फट गया था, तो उसको उसने जोड़ने के लिए सेफ्टी पिन एक जुगाड़ लगाया। अब जुगाड़ तो हम लोग डेली लगाते हैं। और उसके बाद उस आइडिया को उसने कहा कि व्हाई नॉट इसको कमर्शलाइज किया जाए। उसने उस आइडिया को कुछ लोगों को शेयर किया, कंपनी तैयार होगी और ये आपके पास सेफ्टी पिन आपके सामने। तो जब आप गांव के अंदर जाओगे, गांव के अंदर सर्वे करोगे, उनकी प्रॉब्लम्स को आप समझोगे, तो डेफिनेटली आपको वहां पर सोल्यूशन मिलेगा। और आपके जो अंदर का ज्ञान है वो जागृत हो जाएगा, और जो अभी तक आपने सीखा है उसके थ्रू आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे। क्योंकि आपके पास जो सारी कमियां आपने बताई हैं वो सारी आपके पास है। आपके वहां लैक ऑफ नॉलेज है, आपके पास नॉलेज है। लैक ऑफ स्किल है, स्किल आपके पास है। आपके पास अप टू डेट नॉलेज है, और उसको आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, वो सारी चीजें जो है आप कर सकते हैं। ओके। एक बार क्या हुआ, एक शू मेकिंग कंपनी थी, उसने अपने 2 सेल्समैन को अफ्रीका में भेजा। अफ्रीका में गए तो क्या हुआ, उन्होंने कहा कि देखो क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या हम लोग वहां पर इंडस्ट्री लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते। तो जब वो अफ्रीका में गए, उन्होंने देखा भाई यहाँ तो सब ट्राइबल लोग हैं और बैरेन फुटेड हैं, तो इनको तो समझाना बड़ा मुश्किल होगा। जैसे आप सब कह रहे हैं वहां पे लैक ऑफ नॉलेज है और यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी
नहीं दिखती। लेकिन एक दूसरा सेल्समैन था, उसने उसको एक्सेस किया, भाई यहाँ तो सारे सब नंगे पैर हैं, तो अपॉर्चुनिटी है, जितने लोग हैं उतने पेयर ऑफ शूज तो बिकेंगे ही बिकेंगे। तो उसने लिख करके भेजा कि बहुत अपॉर्चुनिटी है, और पहले वाले ने लिख करके भेजा कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो किसके ऊपर डिपेंड करता है ये हमारे नजरिए के ऊपर डिपेंड करता है कि हम जो भी प्रॉब्लम्स है उसको कैसे लेते हैं। क्या हम उसका सॉल्यूशन प्रोवाइडर बन करके जाते हैं, या हम लोग प्रॉब्लम मेकर के बन करके जाते हैं। तो ये आपको सोचना है और इसको आपको डिसाइड करना है। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि रूरल एंटरप्रेन्योरशिप की। तो रूरल एंटरप्रेन्योरशिप में क्या है कि अब महात्मा गांधी नेशनल काउंसिल फॉर रूरल एजुकेशन है, इट्स अ पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इट्स अ डिवोटेड एजेंसी टुवर्ड्स रूरल एंटरप्रेन्योरशिप, रूरल एजुकेशन। तो अगर आप लोग कोई भी आपके दिमाग में कोई प्रोजेक्ट है तो उसको आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं, यू कैन अटेंड अ ग्रांट फॉर इट। सेकेंड, सर को मैंने प्रपोजल दिया है कि आपके UIM के अंदर एक रूरल एंटरप्रेन्योरशिप सेल क्रिएट किया जाएगा। उस सेल के अंदर 5 फैकल्टी मेंबर होंगे, 1 कोऑर्डिनेटर along with 4 फैकल्टी मेंबर्स and with a team of 50 स्टूडेंट्स। और ये जो टीम है ये वीकली बेसिस पर 5 विलेज आप लोग अडॉप्ट करेंगे। उन विलेजेस के अंदर आप लोग विजिट करेंगे, वहां पर उनका बेसलाइन सर्वे होगा। बेसलाइन सर्वे करने के बाद जो प्रॉब्लम्स है उनको आप जोट डाउन करेंगे, उसको रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड करने के बाद जो सॉल्यूशन आप लोग दे सकते हैं वो सॉल्यूशन आप लिखेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन। उसके ऊपर हमारे रेगुलर सेशन आपके साथ चलते रहेंगे। प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन करने के बाद आप अपना प्रोजेक्ट सबमिट करेंगे MGNRC को, और उसके अगेंस्ट में जो फंडिंग है वो आपको मिलेगी, एंड यू कैन इम्प्लीमेंट योर थॉट्स। उसके बाद अगर आपका कोई नोवेल आइडिया है उसे आप पेटेंट करा सकते हैं, उसके ऊपर स्टार्टअप फंडिंग ले सकते हैं, स्टार्टअप इन्वेस्टर करा सकते हैं, और वो आपको उन 5 विलेज से निकल करके नेशनल वाइड अप्रोच उसकी हो जाएगी। तो दैट इज अ प्रोग्राम ऑफ रूरल एंटरप्रेन्योरशिप। तो इसमें से आप में से कौन लोग आगे आना चाहेंगे? कौन लोग रूरल एंटरप्रेन्योरशिप सेल का पार्ट बनना चाहेंगे? जस्ट रेज योर हैंड। अब जो लोग हाफ हार्टेड है वो इतना करें, और बाकी जो फुल हार्टेड है वो इतना करें। ओके, गुड। 5-6 लोग ही हैं जो लोग उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। गुड। तो जो लोग भी हैं वो सर के पास, सर जो भी व्यवस्था करेंगे उसके अकॉर्डिंग आप अपना नाम दे सकते हैं, और इसको आप जितना जल्दी एक्सिक्यूट करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपके पास फंडिंग आनी शुरू होगी, और उसको आप लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पिक्स इसके लिए तो इसके बाद सेकंड जो हमारे सामने ऑप्शन आता है वो आता है कि भाई विलेजर्स की सबसे बड़ी समस्या एक और क्या है कि उनका फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं है। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या होता है? भाई अगर आपका कोई सेविंग अकाउंट ना हो, बैंक में अकाउंट ना हो, तो आप कैसे सरवाइव करेंगे? क्या प्रॉब्लम आएंगी आपके पास? बताओ। अगर आप में से किसी का भी सेविंग अकाउंट ना हो तो आपको क्या समस्याएं फेस होंगी? एक इधर से फ्रंट से ना पीछे की भी ले ऊपर। यस, क्या समस्याएं आ सकती हैं बताओ? मनी ट्रांसफर में प्रॉब्लम होगी, और आजकल जो भी बेनिफिट आपके पास आ रहे हैं वो डीबीटी के थ्रू आ रहे हैं। डीबीटी के थ्रू आ रहे हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम्स चल रही हैं, तो हम लोग डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू उसको अपने अकाउंट में लेते हैं। और आगे आने वाले समय में क्या है
डिजिटल ट्रांजैक्शन है, यूपीआई है, और जो भी मेथड्स हैं, मोड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं, वो सारे कब होंगे? जब हम लोग, हमारा एक बेसिक बैंक अकाउंट होगा। लेकिन विलेजर्स के पास ये वाली फैसिलिटी भी नहीं है। तो उसमें एक हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि उन विलेजर्स को हम लोग इस फाइनेंशियल इंक्लूजन में लेकर के आए। क्योंकि जब हम लोग ग्रोथ की बात करते हैं तो ग्रोथ कैसी होती है? कोई बताएगा मुझे ग्रोथ कैसी होती है? ग्रोथ होलिस्टिक होती है या लीनियर होती है? अगर खाली आपका ऊपर का शरीर बढ़ता रहे, नीचे टांगे जो है ना बढ़े, तो कैसा लगेगा? क्या बोलेंगे उसको? पैरालिसिस हो गया, हाँ, पोलियो हो गया है, ये सर नो। तो खाली शहर बढ़ जाए, गांव ना बढ़े, तो क्या होगा? कंट्री की ग्रोथ होगी? वो भी पैरालिटिक ग्रोथ होगी। तो उसमें हमें कैसे, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती कि हम लोग विलेजर्स को भी फाइनेंशियल सिस्टम में इंक्लूड कराएं? तो वॉलंटरी हम लोग कुछ अपना समय निकाल सकते हैं। तो उसमें आपको विलेजर्स के बीच में जाना है। और जनरली क्या है, फाइनेंशियल इंक्लूजन के बिना वो लोग किसी ना किसी पॉन्जी स्कीम में अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। और जनरली वो क्या करते हैं, उस पॉन्जी स्कीम की वजह से उनका जो है, दे लूज देयर हार्ड अर्न मनी। डेली आपको कोई ना कोई स्कैम सुनने को मिलता होगा कि भाई आज उसने इतने पैसे लूज कर दिए, वो गायब हो गए। और वो क्या है, वो हमारे लिए शर्म का विषय है। तो कौन सी बेसिक अकाउंट की स्कीम विलेजर्स के लिए कौन सी है? वेरी गुड। जीरो बैलेंस अकाउंट, उस स्कीम को हम लोग क्या बोलते हैं? जनधन अकाउंट। जनधन अकाउंट हम लोग बोलते हैं। वो जनधन अकाउंट का सर्वे आपको करना है। और उस सर्वे में आपको क्या करना है कि जिसके पास अकाउंट नहीं है उन सबके अकाउंट आपको खुलवाने हैं। उसके लिए चाहे तो आप बैंक वालों से अप्रोच कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत है तो आप हमें बता सकते हैं, हम लोग बैंक वालों को अप्रोच करके स्पेशल आपके जो अडोप्टेड विलेज है वहां पर कैंपिंग हो जाएगी। और वो जो है बैंक वाले जिस दिन आप कैंप करेंगे उस दिन वो वहां अवेलेबल होंगे और स्पेशली जनधन अकाउंट ओपन करेंगे। अब जनधन अकाउंट के क्या बेनिफिट है आपको पता है? हाँ, क्या बेनिफिट है? जीरो बैलेंस अकाउंट है। एक तो उसमें आपको कोई पैसा अकाउंट खोलने के लिए नहीं देना होता है। दूसरा, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्योंकि वो जो भी कभी भी आपका अकाउंट जो डोरमेंट नहीं होता, वो हमेशा एक्टिव रहेगा। इसके अलावा और क्या बेनिफिट है? पीछे कॉर्नर से भी करा देना, पीछे दोनों कॉर्नर से। हाँ, पीछे गुड। और वेरी गुड, उसमें 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस आपको मिलता है। तो उसमें अगर किसी भी जो जिसके पास जनधन अकाउंट है उसकी किसी भी कारण से मृत्यु हो तो उसके परिवार को 5 लाख रुपए का कवरेज उसमें मिलता है। और इसमें एक सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है, इसमें जो है आपको ओडी फैसिलिटी मिलती है। ओडी फैसिलिटी क्या है कि अगर आपके अकाउंट में कोई पैसा नहीं भी है
तो विलेजर्स जो हैं वो 10,000 रुपीज कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। तो इसी ओडी फैसिलिटी की वजह से जो बैंकर्स हैं वो आपके अकाउंट ओपन करने को मना करते हैं, क्योंकि जनरली क्या करेंगे, विलेजर्स का जनधन अकाउंट होगा तो क्या करेंगे, अगर किसी को आप बता दो कि आपको यहाँ से सरकार का राशन फ्री मिल रहा है तो क्या होगा, एक लंबी लाइन लग जाएगी। तो इसी वजह से कि भाई वो लोग देखते हैं भाई कोई रेपुटेटेड लोग हैं या कोई इस तरह के लोग हैं जो उस पैसे को वापस कर पाएंगे, उन्हीं का वो जनधन अकाउंट खुलवाते हैं। तो आपको लोगों को ये अवेयर कर रहे हैं दिस, ये 10,000 रुपीज आपके लिए इमरजेंसी फैसिलिटी का प्रोविजन किया गया है। जब आपको वाकई नीड हो तभी आप उसे विड्रॉ करें, क्योंकि उसको आपको रीपे भी करना होता है। और बैंकर्स अपना एनपीए बढ़ने से बचाने के लिए जनधन अकाउंट जनरली नहीं खोलते। ओके, तो ये समस्या को आपको समझना है। इसके अलावा प्रधानमंत्री दुर्घटना बीमा योजना है, दुर्घटना बीमा योजना है, जीवन ज्योति योजना है, इनके बारे में आपको लोगों को अवेयर करना है। ये सरकार की ऐसी योजनाएं हैं जिसमें मिनिमम प्रीमियम पे करके आप लोग जो है उनको मैक्सिमम कवरेज उनको मिल जाती है। इसके बाद आयुष्मान योजना है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना है, इसके साथ उनको अवेयर कराना है, इसको बताना है किसान क्रेडिट कार्ड के आपके क्या बेनिफिट्स हैं। किसान सम्मान निधि योजना है, श्रम योगी मानधन योजना है। तो इस तरह की लगभग 27 योजनाएं हैं जिनका लाभ आप उन ग्रामीणों को दिलवा सकते हो, उन विलेजर्स को दिलवा सकते हो। और जब आप ये काम करोगे, जिस दिन आप ये काम कर लोगे तो उस दिन आपको इतनी दुआएं मिलेंगी कि जब आप उस गांव के अंदर दोबारा जाओगे तो जैसे ही एंट्री की आपकी बात सुनाई देगी, वो गांव वाले इतने सीधे होते हैं, इतने अच्छे लोग होते हैं कि वो आपका दिल के साथ फूल मालाओं के साथ स्वागत करें। जैसा आज आपने मेरा यहाँ स्वागत किया है वैसा ही स्वागत आपका होगा। एंड दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन आवर शोल्डर्स, क्योंकि हम लोग एजुकेटेड हैं, हम लोग अपने आप को एजुकेटेड बोलते हैं, तो ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ जाती है। इसके बाद सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की हम लोग बात करते हैं, इससे अपेक्स रेगुलेटर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये मिलकर के इस प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं। और इसमें म्यूचुअल फंड के अंदर भी आप उनको अवेयर कर सकते हो कि म्यूचुअल फंड अगर हम लोग केवल बैंक के अंदर अकाउंट रखेंगे तो हम लोग अपनी जो रिटर्न है, हमारा इंटरेस्ट जो है आज के समय में क्या है, वो इन्फ्लेशन से नीचे हम लोग जनरेट कर रहे हैं। और आज से अगर हम लोग 10-20 साल पहले की बात करें तो उस समय जो है पूरी मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट डेट ड्रिवन मार्केट थी, नाउ इट्स अ कैपिटल ड्रिवन मार्केट। तो उनको फिर धीरे धीरे कैपिटल मार्केट की तरफ भी आगे लेकर के आना, ताकि उनकी लाइफ में भी खुशहाली आए और वो भी समझ सके कि इन्वेस्टमेंट के क्या फंडामेंटल्स हैं, वो उनको बताना। तो ये सारी एक्टिविटीज हम लोग रूरल एंटरप्रेन्योरशिप सेल के थ्रू करेंगे। ओके, तो सर का सिग्नल मेरे पास आ चुका है, कहने को बहुत कुछ है, लेकिन जो पिछला 1 घंटा हमने आपके साथ बिताया है उसको कौन समराइज करेगा, कौन बताएगा कि किसकी लाइफ में लास्ट 1 आवर आपने क्या सीखा और किस प्रकार आप उसे इम्प्लीमेंट करेंगे, आपकी लाइफ में क्या चेंज आप फील कर रहे हैं, इसके बारे में कौन आगे आकर के बताएगा। ओनली 2 एंट्रीज आर पॉसिबल, 2 एंट्री हैं, जो लोग आगे आकर के बताना चाहते हैं वो आ सकते हैं। 5 मिनट का समय है और 2 लोग केवल आगे आगे आ सकते हैं। तो कौन से 2 लोग आगे आएंगे? कोई भी वर्ड, जो भी आप शेयर करना चाहते हो शेयर कर सकते हैं। अच्छा लगा तो, खराब लगा तो यू आर ओपन।
Good afternoon, sir. My name is Adil Chaudhary. And as I told you that we are facing a problem of maintenance in a rural area. So I want to make a e-commerce site जहाँ पर हम खाली जेनेरिक दवाइयाँ स्टोर करें. फॉर एग्जाम्पल अभी हमारे पास कई सारी ऐसी वेबसाइट है, फॉर एग्जाम्पल नेटफ्लिक्स, अपोलो मीटिंग, बट दे आर सोल्डिंग जेनेरिक एज वेल एज ब्रांडेड मेडिसिन. And India में भी 2/3 population ऐसी है जिनके घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है, तो they go below the poverty line. And I'm only talking about the middle class family and average middle class family. और उसके बाद जो कि पुअर एरिया, पुअर पर्सन जाते हैं उनकी भी बात होती है. गवर्नमेंट में भी गवर्नमेंट मेडिकल स्टोर में भी ऐसे देखा है. डॉक्टर में वो देता तो है, बट बैक ऑफ द टाइम मेडिकल स्टोर पे यही होता है कि ये जो होता है शॉप पे नहीं, एंड वो रिकमेंड करते हैं कि बाहर से आप ले लो, बिकॉज दे हैव अ फिक्स्ड कमीशन. सो आई वांट टू मेक अ प्लेटफॉर्म जिसमें एक ट्रांसपेरेंसी हो एंड कोई भी बिना हिचक करे जेनेरिक दवाइयों पे भरोसा करे एज कंपेयर टू ब्रांडेड. बहुत बढ़िया, वेरी गुड. जरा एक बार जोरदार ताली बजाएं. व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट दिस सेशन जो हमने लास्ट 1 आवर से हम लोग बात कर रहे हैं, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? Sir, I felt very good and gained lots of knowledge about that. Everything that you told in the story was very inspirational. And मैंने खुद को वहाँ पे रख के रिलेट करके देखा कि अगर मैं इस कंडीशन में फंस रहा हूँ तो समटाइम प्रॉब्लम और दिस का सॉल्यूशन. वेरी गुड, बहुत बढ़िया. और कोई सेकंड वन कौन होगा? दूसरा जो सामने आएगा. यस, ये सेकंड वन. आगे वाले पीछे देख रहे हैं, पीछे वाले आगे देख रहे हैं, और मैं ये देख रहा हूँ कि छपाक की आवाज कहां से आएगी. यस, मुझे खुश होना चाहिए, निराश होना चाहिए? मेरा लास्ट 1 आवर फ्यूटाइल रहा. अगर मैं आपके अंदर इतना करेज भी नहीं भर पाया कि आप वो 6 फीट की दूरी तय कर पाओ कि आप पीछे से उठ करके आगे आकर के अपने बारे में बता पाओ, इवन आप अपना नाम ही नरेट कर दो, तो इट्स फेलियर टू मी. यस और नो? फेलियर है ना? Myself Tushar and I am currently active here. तो सर लास्ट सर सेशन ये रहा था काफी चीजें रिलेट कर रहा हूँ कि सर मैंने कि अपनी मदर को स्टार्टअप करवाया, तो उन्होंने जो है रेस्टोरेंट का स्टार्टअप किया था. तो करंटली हमने घर से शुरू किया था, लेकिन आज तो काफी सही स्केल पर. तो जो चीजें आप बता रहे थे मैं उनको प्रैक्टिकली फील कर पा रहा था, क्योंकि शुरुआत में जब मेरी मदर ने मुझसे बोला था कि हम कुछ करना चाहते हैं, तो आई वाज आल्सो वर्किंग ऑन दैट टाइम. तो मैंने उनको बोला था कि ठीक है, मैं आपको थोड़ा कैपिटल देता हूँ कि सामने में से, और आप जो शुरू करना है वो करें. तो उन्होंने सर 30,000 शुरू किया था और एक रेस्टोरेंट शुरू किया था उन्होंने. तो आज उन्होंने 5 फूड लाइसेंस है और 3 रेस्टोरेंट मतलब उन्होंने शुरू कर लिया. और मेरा बहुत ज्यादा खास इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बस हम लोग स्ट्रेटजी वाइज थोड़ा सा बताते रहते हैं उनको, लेकिन उन लोगों ने बहुत अच्छे से मैनेज किया है ब्रदर और मेरी सिस्टर. और एक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के बारे में जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली हमको भी अप्रोच करेगा ही करेगा. जो पिछला 1 घंटा हमने बताया कर रहा है. हाँ कर रहा है, ये सर कर रहा है. मैं इसी को आगे लेते हुए आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ. यहाँ पे शायद वो अभी इस एरिया में इतना पॉपुलर नहीं है, बट मेट्रोज में ये बहुत पॉपुलर है. किसी के पास इंडिविजुअली कोई भी स्किल हो, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ. बॉम्बे में एक सोसाइटी है, मुंबई में, वहां पर बहुत सारे घरों में लेडीज अपना अपना काम कर रही हैं. किसी के पास स्किल है, लेट्स से कबाब बनाने की, कोई इडली वड़ा बना सकता है. तो वहां पर सिर्फ इसी स्किल से अपना बहुत बढ़िया एंटरप्रेन्योरशिप सेटअप किया हुआ है कि वो
कबाब जो है 4 कबाब बनाए और उसको वेबसाइट पे डाल दिया कि whosoever wants इतनी किलोमीटर की विसिनिटी के अंदर वो सप्लाई किया जा सकता है। एंड माइंड यू दे आर मेकिंग गुड लॉट ऑफ मनी आउट ऑफ इट। वो एक प्लेट, मैं भी वहां पर था, तो वो एक प्लेट वहां पे 500 रुपए की उन्होंने वो प्रोवाइड की, जबकि अगर हम उसको देखें एक्चुअली लागत उसके ऊपर मेरे ख्याल से 100 रुपए के आसपास की होगी। तो दे आर मेकिंग 4 times what they are spending and it is selling like hot cake, क्योंकि वहां पर किसी के पास फुर्सत नहीं है, टाइम नहीं है, पैसा बहुत है लेकिन टाइम नहीं है उसको बनाने का। तो वो एक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप हो गई। जैसे अभी इन्होंने बताया कि बिजनेस सेटअप किया जा सकता है फूड का, यस इट इज पॉसिबल। आप लोग यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में हो, यहाँ पे से मतलब है देहरादून, देहरादून अपने उत्तराखंड में एक एजुकेशन हब है, आप लोग इतने सारे हो, क्यों नहीं इसी काम को बना लेते? 4 जने मिलो, आई एम श्योर आप लोगों में से इस तरह की स्किल किसी के पास डेफिनेटली होगी, कुछ कोई बना सकता होगा। एक कमरा चाहिए, दैट्स ऑल, किचन चाहिए, दैट्स ऑल। एक किचन के अंदर 4 लोग जिसके पास स्किल है इकट्ठे हो जाओ, और कैपिटल भी आपको कुछ नहीं चाहिए, थोड़ी सी कैपिटल चाहिए, कुछ हजार, 1,000, 2,000, 10,000, और आपका बिजनेस शुरू। और आई एम श्योर आप लोगों में से ही उसके कितने ही ऑर्डर आ जाएंगे। जो हॉस्टल में रहते हैं, मैं आए दिन देखता हूँ वहां पर कि वो हॉस्टल का खाना नहीं खाते, वो खाना खा के थक जाते हैं कि भाई एक सा मसाला खाओ, चाहे गोभी खा लो या भिंडी खा लो, स्वाद एक सही आता है, ऐसा होता है। तो उसको चेंज करने के लिए अक्सर वो जो सामने वो ढाबा बना हुआ ना, वहां जाते हैं, राइट? दिस इज जस्ट पिकिंग अप ऑफ आइडिया। जैसे अभी इन्होंने एक आइडिया यहाँ पे प्रदेश किया, उसी से ही जनरेट हो जाता है। तो मुझे ये मालूम था कि उस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में ये काम चल रहा है, तो ये यहाँ क्यों नहीं चल सकता? बिल्कुल चल सकता है। तो आइडिया से आइडिया एक और जुड़ जाता है, बट द ओनली थिंग इज हाउ यू पिक अप। कई लोग तो इसको सोच के बैठ जाएंगे, अरे ये कोई काम है, राइट? लेकिन कई लोग कहेंगे यही तो काम है। सर जब मेरी मदर ने भी शुरू किया था तो उनके पास सिर्फ मेन्यू में 5 डिशेस थी, और आज उन्होंने सारे सेगमेंट अलग कर रखे हैं। आज उन्होंने फास्ट फूड अलग कर रखा है, नॉन अलग कर रखा है, और प्रॉपर प्लानिंग कर रखी है। और अब तो मतलब थोड़ा इंटरनेट मतलब फ्रिज वगैरह भी पर्पस से ले गया कि हाँ ये रेस्टोरेंट ये है, और ये सारी डिफरेंट। अब तो कॉन्टेक्ट ऐसा होगा कि रॉ मटेरियल का मतलब सीधे बात होती है मार्केट में, वो सीधे होम डिलीवरी बना देते हैं, कम कर देते हैं। तो आज क्या हो रहा है, आज इनकी मदर जो है वो इनको, पहले इन्होंने मदर का बिजनेस शुरू कराया, आज मदर को बिजनेस दे देंगे। बिल्कुल, हाँ, वो इनको सरवाइव करवा देगी। दिस इज द चेंज एंड दिस इज हाउ यू हैव टू थिंक। तो बस बिजनेस ऐसे मिलते हैं। अब मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपके सामने अवसर था, आप अपनी बात कह सकते थे, 2 लोगों के सामने हमने अपॉर्चुनिटी रखी थी। तो आपको क्या डर था, किस वजह से आप सामने नहीं है? क्यों? क्योंकि आपने एक अपनी झूठी इमेज बना रखी है, आपके अगल बगल वालों ने आपके टांग बांध रखी है कि भाई अगर ये बोलेगा तो क्या होगा, और मेरी इमेज का क्या होगा, उसका तो फलूदा बन जाएगा अगर मैं सही नहीं बोला। तो डोंट फियर अबाउट इट। इस सेल से बाहर निकलो, और जो भी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आती है उसको इनकैश करो। नाउ द सेशन इज ओपन फॉर क्वेश्चन आंसर। अगर आपको कुछ पूछना है तो नेक्स्ट 5 मिनट्स आपके पास है। 5 मिनट कर सकते, 5 मिनट है। 5 मिनट में जो भी लोग कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, मेरे ख्याल से 2 क्वेश्चन कवर हो पाएंगे। किसी को भी कुछ पूछना है तो खड़े हो सकते हैं। यस, किसी को कोई पूछना है बीच में, कोई उधर?
ओके, थैंक यू। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगेन मैं लास्ट अपना क्लोजिंग रिमार्क दूंगा कि क्वेश्चनिंग इज एन आर्ट। क्वेश्चन किसके दिमाग में आते हैं? जो एक्टिव पार्टिसिपेशन करता है, तभी आपको समस्या का पता चलता है, तभी आप क्वेश्चन करते हो। क्वेश्चन की कोई क्वालिटी नहीं होती, आप पुलिस क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। वो औरों की निगाह में पुलिस हो सकते हैं, लेकिन वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसलिए कभी भी क्वेश्चन पूछने से डरो मत। और जिन लोगों ने इस सेशन में, क्योंकि ये हमारा केवल अटेंडेंस मार्किंग का कोई सेशन नहीं था, आई एम नॉट चार्जिंग एनीथिंग टू द इंस्टीट्यूट, टू द यूनिवर्सिटी। केवल मैं वॉलंटरी आपके बीच में आया हूँ, और केवल ये था कि आपकी लाइफ में अगर मैं एक की लाइफ को भी चेंज कर पाऊंगा, दैट्स द बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर मी। तो आप में से जिसने भी एक्टिव पार्टिसिपेशन किया होगा, जो भी आज घर जाकर के अपने हॉस्टल में जाकर के 5 मिनट भी इसके ऊपर होमवर्क करेंगे, उनकी लाइफ डेफिनेटली चेंज होगी। दैट्स माय गारंटी टू यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ऑल। It really gives immense pleasure that our students have got a chance to know about the details of rural entrepreneurship from you, sir. Thank you so much. Now I would like to present the vote of thanks. I deem it a great honor and privilege to propose the vote of thanks today. For gracing the awareness program with your benign presence. We always look forward to have such knowledgeable flowing events for our students and faculty members from you, sir, in future. On behalf of URM, I express our deep gratitude to you, sir. Honorable Dr. Pradeep Sood, sir, Dean URM and Academic Affairs of Uttarakhand University, is a man with diversified experience in finance and portfolio management. Thanks to all learned faculty members of URM for sparing some of your precious time. A bucket full of thanks to each and everyone who have contributed for the overwhelming success of today's program. Finally, the wonderful audience, our students who have turned up in such overwhelming numbers. I would like to thank the President, Vice President, Secretary, and all the members of ECEL for their immense support for the successful completion of this program. I thank you very much for your patience and cooperation and wish you success in all your current and future endeavors. Thank you so much. Before we leave, just one point I would like to make over here. Anybody wants to enter into any kind of business venture, any